हाँ प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब। कोरोना महामारी में 3 महीने से पढ़ाई स्थगित थी, लेकिन आपके आर के स्कूल में ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग किताब नहीं लिए हैं तो यथाशीघ्र जाकर के किताब ले लीजिए। और कहीं भी एक संदेश आपको, कहीं भी अगर बाहर निकलिए आप घर से बाहर, तो सैनिटाइज़र का यूज करिए, मास्क लगा करके जाइए। मैं ये मत देखिए कि मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, मैं यहाँ पे अकेला हूँ इसलिए जो है मास्क नहीं लगाया हूँ। अगर आप बाहर निकलिए तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, मास्क लगा कर रहिए। अगर अनावश्यक रूप से बाहर न निकलिए, और मोबाइल की व्यवस्था जिन लोगों के पास नहीं है यथाशीघ्र कर लीजिए। और अभिभावक से भी निवेदन है कि अगर अपने आप बच्चों की किताब नहीं लाए हैं तो क्लास शुरू हो चुकी है, यथाशीघ्र किताब लाएं। तो ये किताब हमारे हाथ में कक्षा 7 की है, व्याकरण है, इसलिए कक्षा 6, 7 और 8 तीनों क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपके पास ग्रामर किताब है तो पाठ नंबर 2 है, वर्ण विचार है। 6, 7, 8 तीनों के लिए यह एक जैसा है, व्याकरण कॉमन चीज़ें हैं। अगर आपके पास किताब है कक्षा 7 के बच्चे तो आप किताब खोल लीजिए। और 6 और 8 वाले, 8 में लगभग यही है। जो 6 वाले बच्चे हैं, काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, तो आप वर्ण विचार खोल लीजिएगा। पाठ नहीं मिल रहा है तो आप कॉपी ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, जो मैं बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा, पेन ले लीजिए। तो सबसे पहले आप बताते हैं कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह चीज़ है, यानी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए, शुद्ध रूप से लिखने के लिए, शुद्ध रूप से बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी भाषा की व्याकरण जो होती है बहुत ही मजबूत कड़ी होती है। तो कक्षा 6, 7 और 8 किताब में देखिए, कक्षा 7 के बच्चे, 8 वाले भी वही हैं, और 6 वाले अगर आपके पास नहीं दिया गया है तो आप पेन ले लीजिए, कलम ले लीजिए। देखिए परिभाषा में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, परिभाषा आप नोट करिएगा। और कुछ लोगों के पास जो किताब है तो किताब में दिया गया है, जिनके पास किताब नहीं है वो पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, नोट करें। लिखा भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसे वर्ण कहते हैं। ये पूर्ण विराम नहीं रहेगा, अल्प विराम रहेगा। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हम आपको किताब में यहाँ बता रहे हैं, जैसे आप लिखिएगा, जैसे लिखा हुआ है ये का लिखने के बाद नीचे आप हलंत लगाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी सब अक्षर के नीचे जब हलंत लग जाता है तो वह अक्षर आधा हो जाता है। ये इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखोगे, जैसे लिखा हुआ है का,
तो इसमें इसमें अंतर दिखाई दे रहा है, का ये भी लिखा है, का ये भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये का के नीचे हलंत लगा हुआ है और यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है। यानी भाषा की सबसे छोटी अगर इकाई पूछा जाए तो ये है, का के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, ये पूर्ण इकाई है, ये पूर्ण इकाई नहीं है भाषा की। इसे का हो गया, फिर हा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, आ। इधर उधर मत देखिए, किताब खोलिए, नहीं किताब है तो कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, तभी समझ में आएगा। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। इस चिन्ह को नहीं जानते हो तो जान लीजिए, इसे अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। देखिए का है, का के नीचे हलंत है, खा है, खा के नीचे हलंत है, गा है, गा के नीचे हलंत है, घा है, घा के नीचे हलंत, इसी प्रकार से आगे चल। अब किताब में आगे देखिए लिखा है, प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह होता है, सभी वर्णों को मिलाकर के वर्णमाला बनती है। अगर सभी वर्णों को मिला लेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के भेद अगर देख लीजिए, यहां पर हेडिंग आप डालोगे वर्णों के भेद, किताब में दिया भी गया है, किताब खोल करके रखिए। जिनके पास किताब नहीं है वो मोबाइल में देखते रहिए। वर्णों के भेद में दो भेद में बांटा गया है, किताब में दिया गया है आपके, इससे बना हुआ है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णों के भेद में एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अब सबसे पहले अब हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। नोट कर लिए हैं तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे लिखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको रफ करें। पढ़ते रहिए, मोबाइल में गेम मत खेलिए, नहीं तो पढ़ने से ज़्यादा गेम खेल दो, खेलने लगो। तो गेम नहीं खेलना है, जब तक पढ़ना चल रहा है क्लास तब तक आप पढ़िए। और दूसरी और व्यवस्था, आपको कई बार इसको आप रिपीट करके देख सकते हो, आगे पीछे करके, जहाँ ना समझ में आए तो आप पीछे वीडियो कर सकते हो, आगे कर सकते हो। और समझ में आए तो लाइक भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, है ना। और जहाँ ना समझ में आए कमेंट्स भी लिख दीजिए। तो हम बात कर रहे थे वर्णों के भेद पर। वर्णों के भेद में दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है स्वर और व्यंजन के बारे में। अब हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर, राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, आप अच्छी लिखावट का प्रयास करिए। स्वर है, स्वर किसे कहते हैं? पिछली कक्षाओं में आप चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में पढ़ा होगा। स्वर किसे कहते हैं? गर्मी बहुत लग रही है, हाँ पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है। स्वर आपने पढ़ा होगा, स्वर किसे कहते हैं? तो लिखते हैं स्वर किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, पांचवी में, चौथी में, कि व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे, और इसके आगे जान लीजिए आप, इनकी संख्या, किनकी संख्या? स्वरों की संख्या।
इनकी संख्या स्वरों की, इनकी संख्या फिर से देखिए 11 होती है। जैसे जानते होंगे आप, लिखना शुरू करिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अब ये अल्प विराम लगा दीजिए। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अब। अन, अह, अन, अह ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो अन और अहा है ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। आप कहीं किताब में लिख लीजिए कोने पर नोट करके, अन, अहा को अनुनासिक कहते हैं। ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते। स्वर फिर से देख लीजिए। स्वर ऐसे वर्ण जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वर है कौन कौन से हिंदी वर्णमाला में? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष, ए, ऐ, ओ, औ। अन और आहा ये स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। स्वरों की संख्या केवल कितनी होती है? 11 होती है। बात समझ में आ गई? अब जैसा दूसरा बताया गया था वर्णों के भेद में, एक स्वर बताया गया था, एक व्यंजन बताया गया था। तो अब हम चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसको नोट भी करते रहना है अपनी फेयर में, क्योंकि आज नहीं तो कल 1 महीने 1.5 महीने में स्कूल खुल जाएगा, तो दोबारा आपको यहाँ ना पढ़ाना पड़े और आपको फेयर भी दोबारा ना बनानी पड़े, है ना? इसलिए फेयर बनाते रहिए, कॉपी ले लीजिए। दूसरा देखिए, चलते हैं व्यंजन। व्यंजन, अब स्वर तो आप समझ गए कि स्वर वो होते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है इसके विपरीत है। तो आप परिभाषा लिखिए, लिखिए ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता, अगर ये अक्षर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने मोबाइल में जूम करिएगा, वो दिखाई देगा। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते। इसको रफ कर दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। व्यंजन की परिभाषा देखिए, ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे का है, खा है, गा है, घा है आदि। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी बताए थे सर जी कुछ पहले, देखिए कुछ लोग ऐसे बताया गया था और एक चीज ऐसे बताया गया था, इसमें अंतर बता देते हैं। ये सबसे छोटी इकाई थी भाषा की, और ये जो का है ये भाषा की पूर्ण इकाई है।
यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं, बताए थे। अब देखिए जो का है, ये का और ये का में अंतर, क्यों अंतर है? क्योंकि इस का को आप देखिए, ये जो का बना हुआ है आधा का और ये मिल करके तब क्या बना है, का। अब परिभाषा में देखिए ये चीज लागू होती कि नहीं लागू होती है, चेक करते हैं। लिखा पर ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखिए ये देखिए वर्ण है, अब इसमें देखिए स्वर मिला हुआ है, ये देखिए ये स्वर मिला हुआ है और ये आधा का मिला हुआ है, तभी मिलकर के क्या बना हुआ है, का पूरा बना हुआ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये का है तो इसमें स्वर मिला हुआ है। इसी प्रकार से खा में भी है, आधा खा है और ये स्वर है, ये इन दोनों को मिला करके क्या बना हुआ है, खा। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें स्वर मिला होता है। देखिए मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है। ठीक, आज की क्लास बस यहीं तक। आज पहली क्लास थी, बस इतना ही बहुत है। और आप सभी लोग मोबाइल जब खोलिए तो केवल क्लास की चीज़ें देखिए, अन्य चीज़ें मत देखिए, ठीक है ना। किताब खरीद लीजिए, बाहर निकलिए अगर आप। और अभिभावक से भी निवेदन है कि आप जब बच्चे मोबाइल लेकर पढ़ने लगे तो आप अपनी निगरानी में उनको पढ़ने के लिए आप वहाँ पर हो सके कोशिश करिए। खास करके जो बच्चों की माताएं हैं उनसे निवेदन है कि घर में रहती हैं, जब बच्चे मोबाइल खोल कर रखें पढ़ने लगे तो आप कोशिश करिए थोड़ी देर के लिए रहें। और बच्चों की भी जिम्मेदारी है मोबाइल में पढ़ने के अलावा और कोई काम ना करें, जैसे गेम खेलना, अन्य चीज़ें, ठीक है ना। फिर अगले दिन क्लास में मिलते हैं।